हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज इस्तीफा दे दिया है। अचानक से ये इस्तीफा हुआ है। इससे पहले खबरें आ रही थी कि दुष्यंत चौटाला जो जेजेपी के अध्यक्ष हैं और बीजेपी सरकार जो 2019 में बनी उनके सहयोगी हैं, डिप्टी सीएम हैं हरियाणा में, उनसे खटपट की खबरें आई। कहा गया कि वो जेपी नड्डा से मिले, अमित शाह से मिलने का समय मांगा और अब खबर है कि हरियाणा सरकार ने इस्तीफा दे दिया है, मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। तो हरियाणा में क्या होने वाला है, इसको लेकर हर हरियाणा वासी इस समय एकदम प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि क्या होने वाला है, कौन नया मुख्यमंत्री बनेगा, क्या मनोहर लाल खट्टर लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ऐसे तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। इन सब पर विस्तार से बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ होंगे हमारे वरिष्ठ साथी कबूल जी। सबसे बड़ी खबर तो फिलहाल यही है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दे दिया है। 12 बजे वो राजभवन गए, वहां उन्होंने इस्तीफा सौंपा और कहा जा रहा है कि शाम 5 बजे दोबारा शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, जिसमें नए मुख्यमंत्री शपथ ले सकते हैं। शपथ लेंगे तो जाहिर सी बात है जो वहां का नंबर गेम है, सबसे पहले उस पर चर्चा होगी कि जेजेपी अगर अलग हो गई है तो फिर किन नंबरों के आधार पर बीजेपी वहां सरकार बनाने का दावा करेगी। क्योंकि अगर आप नंबर गेम देखें तो 90 विधायक वहां चाहिए। 90 विधानसभा में कुल 90 विधायक चुने जाते हैं, जिसमें 41 विधायक बीजेपी के पक्ष में है और 46 का आंकड़ा चाहिए होता है बहुमत पार करने के लिए, बहुमत साबित करने के लिए। सबसे पहले आपसे मैं यही जानना चाहूंगा कि जो नंबर गेम है इस पर जो चर्चा करिए, बताइए कि नंबर के लिहाज से क्या बीजेपी के पास बहुमत है, क्योंकि जेजेपी तो बताया जा रहा है अलग हो गई है। देखिए, निश्चित तौर पे अब जेजेपी के अलग होने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी के पास अपने मौजूदा विधायकों की संख्या है वो 41 का है। बहुमत के लिए जैसा आपने कहा कि 46 चाहिए, तो यानी कि 5 विधायकों की अतिरिक्त उनको जरूरत है। लेकिन जिस तरह से निर्दलीय विधायक, खासतौर से गोपाल कांडा एक वो विधायक, ये सारे जो विधायकों का आंकड़ा मिलकर वो बहुमत का नंबर गेम हासिल कर सकती है। ये नंबर गेम बीजेपी 2019 में भी हासिल कर सकती थी, लेकिन 2019 के वक्त बीजेपी इस तरह की कोई रिस्क और उस तरह के कोई जोखिम भरा कदम नहीं उठाना चाहती थी। इसीलिए उसने जेजेपी के साथ मिलाया। सरकार बनाने के लिए हरियाणा की सियासत में जेजेपी उसके लिए महत्वपूर्ण थी उस समय, लेकिन आज की हरियाणा की राजनीति करने के लिए जेजेपी उसमें फिट नहीं बैठ रही। इसीलिए अब बीजेपी ने अपने रास्ते अलग चुना और अलग रास्ते पे चलने का फैसला किया है। और अब उसके पास जो है सरकार बनाने का निश्चित तौर पर सरकार, और जिस तरह से देखने में मिल रहा है कि जेजेपी के विधायक भी जैसे टूट रहे हैं। आज दुष्यंत चौटाला जो है अपने फार्म हाउस पे उन्होंने अपने विधायकों की बैठक बुलाई है, उसमें 10 विधायक हैं, उसमें से करीब बताया जा रहा है कि 5 विधायक जो है वहाँ नहीं पहुँचे और वो 5 विधायक कहीं ना कहीं मनोहर लाल खट्टर के समर्थन में हैं और उनके साथ खड़े हैं। तो यानी कि जो बीजेपी को नंबर चाहिए वो नंबर ऑलरेडी जो है बीजेपी जुटा लिया है। और बीजेपी ने कोई ऐसा नहीं कि ये आज अचानक इस्तीफा हुआ है, ये दिख रहा आज है, लेकिन इसकी सियासी खिचड़ी काफ़ी अरसे से पक रही है। खास तौर से जब त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव देव हरियाणा के प्रभारी बन के गए, तभी से उन्होंने तेवर दिखाने शुरू कर दिए थे। जिस दिन उन्होंने ये कहा था कि हम हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, यानी कि उस दिन ही तय हो गया था कि जो जेजेपी के साथ गठबंधन है वो ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है, क्योंकि बीजेपी हरियाणा में किसी भी तरह का कोई भी वो नहीं उठाना चाहती। उसकी एक वजह यह भी है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 10 सीटें जीती थी और आज बीजेपी जब 370 का आंकड़ा अपना टारगेट सेट कर रखी है, उसको गेन करना चाहती है, तो उसमें वो अपने कोटे की जीती हुई सीटें किसी को नहीं देना चाहती। वो सीटें तो दे रही है, लेकिन वहां दे रही जहां हारी हुई सीटें। चाहे आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में वो उन्हीं सीटों को अपने अलायंस के साथियों को दिया है जो 2019 में हार गई थी। जब बाकी जगह आप देखेंगे, चाहे वो बिहार हो या महाराष्ट्र हो, इन दोनों जगह बीजेपी 2019 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, जबकि अलायंस के पार्टनर बढ़ गए हैं। तो हरियाणा में वो कैसे छोड़ देती? तो एक पहली वजह ये, हरियाणा में वो बीजेपी, आप कह रहे हैं कि सबसे बड़ी और शुरुआती वजह जो टूटने की हुई जेजेपी से वो लोकसभा सीटों का बंटवारा, क्योंकि सूत्रों से खबर लगातार चल भी रही थी कि जेजेपी प्रमुख और वहां के हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला बीजेपी से 2 सीटों की डिमांड कर रहे थे कि हमें 2 सीटें दे दीजिए, 10 में 8 में आप लड़िए। मगर जैसा कि कबूल जी ने बताया कि बीजेपी 10 की 10 सीटें जीती थी, तो ऐसे में वो एक भी सीट कुर्बान करने को तैयार नहीं थी, एक भी सीट देने को तैयार नहीं थी और साफ तौर पर कह रही थी कि हमारा और आपका गठबंधन विधानसभा चुनावों
चुनाव के लिए हुआ है उसी तक सीमित रखते हैं, और जिस पर की बात नहीं बनी। हिसार से जो सांसद हैं वीरेंद्र सिंह, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है बीजेपी छोड़ के। तो उस सीट पर हिसार से खासतौर पर दुष्यंत चौटाला ने दावा किया, क्योंकि उस सीट से वो सांसद रह चुके हैं, पिछला चुनाव लड़े थे और वीरेंद्र सिंह से चुनाव हारे थे। तो ऐसे में वो सीट, क्योंकि अब एक तरीके से वो प्रत्याशी जो बीजेपी के थे वो कांग्रेस में चले गए हैं, कहा जा रहा है कांग्रेस से चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में इस सीट पर खासतौर पर दुष्यंत चौटाला ने दावा ठोक दिया था कि कम से कम ये सीट तो हमको मिलनी ही चाहिए, मगर बातचीत बताया जा रहा है कि नहीं बनी। दुष्यंत चौटाला गए दिल्ली, सोमवार को जेपी नड्डा से मिले, वहां बातचीत की, वहां बातचीत उनकी नहीं बनी। उन्होंने अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री से समय मांगा, मगर उनको बताया जा रहा है समय अब तक नहीं मिला, वहां बातचीत नहीं हो पाई। जिसके बाद ये अंदर खाने मैसेजिंग हो गई कि जेजेपी से गठबंधन अब और आगे नहीं बढ़ पाएगा, गठबंधन टूट गया है ऑफिशियली, क्योंकि बताया जा रहा है कि दुष्यंत चौटाला ने अपनी जो सरकारी वाहन है, सरकारी गाड़ियां हैं, वो वापस कर दी हैं। वो फिलहाल अपनी प्राइवेट गाड़ियों से ही घूम रहे हैं। और अब आज सुबह सबको पता चला कि हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, उनकी पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया है। शाम 5 बजे मंत्रिमंडल का फिर से शपथ ग्रहण हो सकता है। देखने वाला होगा कि नया मुख्यमंत्री कौन बन सकते। तो पहला कारण आपने बताया कि भाई लोकसभा सीटों को लेकर, मगर खटपट तो लगातार चली आ रही थी। 2 सीटें थी, एक हिसार की सीट थी और दूसरी महेंद्रगढ़ की सीट थी। ये दोनों सीटें जो है जेजेपी मांग रही थी, और उसका आधार यह था कि हम 2014 में ये सीटें जीते हैं, तो हमें ये सीटों पे चुनाव लड़ने का दिया जाए। लेकिन बीजेपी इनको कोई नहीं देना चाहती थी। दूसरी बात यह कि हिसार से जो चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे हैं विजेंद्र सिंह, वो गए हैं, तो उनके भी जाने के पीछे क्या वजह है? दरअसल बीजेपी उस सीट के लिए कुलदीप बिश्नोई जो कांग्रेस में थे उनको ले आई है। माना जा रहा है कि 2024 के चुनाव में वहां से कुलदीप बिश्नोई को बीजेपी चुनाव मैदान में उतार सकती है। उनके बेटों को ऑलरेडी असेंबली में आ चुकी है। भजन लाल की विरासत। दरअसल बीजेपी की हरियाणा की सियासत को समझना चाहिए। बीजेपी हरियाणा में जो राजनीति कर रही है, चाहे वो चौधरी जो है विजेंद्र सिंह के जाना रहा हो या आज दुष्यंत चौटाला से किनारा करना रहा हो, दोनों के पीछे बीजेपी की जो हरियाणा की पॉलिटिक्स है वो कहीं ना कहीं हरियाणा में बीजेपी की जो सियासत है वो हमेशा से गैर जाट पॉलिटिक्स रही है। जो गैर जाटों की राजनीति रही है सौरभ भाई, उनको लेके बीजेपी चलती रही है। और उसमें जो है न चौधरी बीरेंद्र सिंह फिट बैठ रहे हैं न ही दुष्यंत चौटाला बैठ रहे हैं। क्योंकि अगर वो बीजेपी जो है उनको साथ में लेकर चलती तो कैसे जाट और गैर जाटों के बीच में एक मैसेजिंग कर दे पाती, कैसे वो पूरी राजनीति जो हरियाणा में बीजेपी की खड़ी हुई है। बीजेपी जब जिस दिन से गैर जाट की पॉलिटिक्स शुरू की है तभी से वहाँ हरियाणा की राजनीति में स्पेस बनाया है। खासतौर से बीजेपी की राजनीति वहाँ 3 समुदाय के इर्द गिर्द घिरी हुई है। एक तो खासतौर से पंजाबी समुदाय, जो पंजाबी समुदाय बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा दलित समुदाय, और तीसरा जो वोट बैंक है वो है खासतौर से सैनी जो ओबीसी वोट है उनके साथ में। बीजेपी इतने बड़े वोट बैंक के साथ है और वो वोट बैंक करीब 60% के आसपास हो रहा है। तो बीजेपी उस 60% वोट को छोड़ के खासतौर से हरियाणा में निश्चित तौर पे 20% से ज़्यादा 25% के आसपास में जाट वोटर है उसको, लेकिन उसको लगता है कि हम जब गैर जाट पॉलिटिक्स को करके अपने आप को मजबूत कर सकते हैं, तो अगर हम जाट के साथ रहते हैं तो मुझे लगता है जाट का वोट चाहती है बीजेपी। ऐसा नहीं कि वो जाट को इग्नोर कर रही, लेकिन वो जो राजनीति में मजबूत हुई है उस राजनीति से वो समझौता नहीं करना चाहती। क्योंकि 2019 के पहले, जब उससे 2014 में भी जब मनोहर लाल खट्टर पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो पूरा हरियाणा नहीं पूरा देश चौंका था कि एक गैर जाट को पहली बार मुख्यमंत्री बनाया गया था हरियाणा में। मनोहर लाल खट्टर उसमें एकदम नया नाम थे, संगठन के बैकग्राउंड से आते हैं, संगठन मंत्री रहे हैं, और उसके बाद उनको अचानक से मुख्यमंत्री बनाया गया। सबसे पहले चर्चा यही हुई कि ये नाम कौन है, तो नाम एस्टेब्लिश हुआ। फिर जो पॉलिटिकल कार्ड था वो ये था कि कैसे हम गैर जाट जो वोट है उनको कंसोलिडेट करें अपने पक्ष में, और लगातार इस राजनीति को बढ़ावा दिया। पिछला चुनाव जब आया, आप याद करिए 2019 का, तो काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन था, मतलब बहुत टफ फाइट थी और बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर पाई। मगर जो टिकी रही 41 सीटें जीत के आई, उसके पीछे यही कहा गया जो बीजेपी का पॉलिटिकल कार्ड था कि आपको गैर जाट जो पॉलिटिक्स है और जो वोट है उसको कंसोलिडेट करना है। और उसके बाद जब पोस्ट पोल अलायंस हुआ तो जेजेपी जो पूरा चुनाव उनका पूरा भाजपा के विरोध में था, वो साथ आ जाते हैं दुष्यंत चौटाला, वो डिप्टी सीएम बनते हैं और सरकार बन जाती है। इस बार भी कहा जा रहा है कि मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, तो उनको हटाकर चुनाव में, लोकसभा चुनाव में उतारा जा सकता है और नया मुख्यमंत्री दे सकते हैं। मगर जो 2 नाम चर्चा में चल रहे हैं वो भी गैर जाट है, तो उनको भी आप देखिए तो उनको भी। और फिर जो जाट वोट बैंक है वो वैसे भी हमने पिछले समय कुछ आंदोलन देखे, चाहे वो पहलवानों के आंदोलन हो, चाहे वो किसान आंदोलन हो,
तो तमाम एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि जाट वोट बीजेपी से नाराज है या बीजेपी को उस कदर वोट नहीं करेगा जिस कदर वो करता आया लंबे समय से। तो वो भी एक आशंका है। ऐसे में बीजेपी के पास और वजह बन जाती है कि उस वोट बैंक को सहेज के रखें। और जो दो नाम मैं बताऊं आपको जो मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं, जिनकी चर्चा सबसे ज्यादा है कि ये बन सकते हैं, वो एक नायब सिंह सैनी है, नायब सिंह सैनी, और दूसरा नाम है संजय भाटिया। दोनों ही सांसद हैं। नायब सिंह सैनी फिलहाल कुरुक्षेत्र सांसद हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं हरियाणा बीजेपी की। इसके अलावा अगर मैं संजय भाटिया की बात करूं तो वो करनाल सीट से लोकसभा सांसद हैं, जहां से कहा जा रहा है कि मनोहर लाल खट्टर चुनाव लड़ सकते हैं करनाल से, अगर वो बनते हैं मुख्यमंत्री। तो ये देखने वाला होगा कि मुख्यमंत्री कौन बनता है, क्योंकि चल तो ये भी रहा है कि मनोहर लाल खट्टर दोबारा फिर से तिवारा शपथ ले सकते हैं, तो देखने वाला होगा। मगर जो दो नाम मैंने आपको बताए और उनको बनाने के पीछे वजह फिर वही आती है कि गैर जाट वोट एकजुट रहे, हमारे पक्ष में रहे और नया फ्रेश चेहरा भी आ जाएगा, और जो हरियाणा सरकार खट्टर सरकार के खिलाफ जो इनकम्बेंसी वो भी शांत हो जाएगी। इसको आप कैसे देखते हैं? निश्चित तौर पे देखिए, दरअसल मनोहर लाल खट्टर कोई ऐसा नहीं कि बहुत जनाधार वाले नेता रहे हों या बहुत वो उनकी संघ की पृष्ठभूमि रही है। पीएम मोदी के बहुत करीबी रहे हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके साथ अपने जो अनुभव रहे हैं, काम करने के तरीके रहे हैं, अपनी दोस्ती का, वो सब कुछ कल पीएम मोदी गिना रहे हैं, तो मुझे लगता है वो बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मनोहर लाल खट्टर सरल है। हरियाणा की राजनीति में जब 2014 के में उनको जब मुख्यमंत्री के तौर पर उनका नाम आया, तो वाकई बात हरियाणा की नहीं पूरे देश की सियासत में लोग जो है चौकन्ने हुए थे, आश्चर्यचकित हो गए थे कौन है मनोहर लाल खट्टर, जिनको फर्स्ट टाइम वो एमएलए बने थे और पहली बार में ही उनको मुख्यमंत्री बना दिया था। इससे पहले वो मुझे लगता है कोई चुनाव भी नहीं लड़े थे, बन गए थे। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि जिन दो नामों का आपने बात किया, भाटिया जी का बात किया आपने और सैनी साहब का, नायब सिंह सैनी निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि पिछले कुछ दिनों से, खास तौर से हम जो बात कहा कि वो पिछले विप्लव देव जाने के बाद, प्रभारी बनने के बाद जो है उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। निश्चित तौर पर प्रदेश, और जब प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो जाट को हटा के ही प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। दूसरी चीज आप देखेंगे कि भाटिया जो है वो पंजाबी समुदाय से आते हैं और सैनी साहब ओबीसी समुदाय से आते हैं। मुझे लगता है सैनी के जरिए बड़ा सेंध मारने की कोशिश होगी। सैनी जो हैं वो कई राजनीति में, और दोनों जो कार्ड हैं वो पंजाब की राजनीति में भी फिट बैठते हैं, वो जो है दिल्ली की सियासत में भी फिट बैठते हैं, और ये जो है हरियाणा की सियासत में भी है। अगर मुझे लगता है एक तीर से कई निशाने साधने की बीजेपी कोशिश करेगी अगर मनोहर लाल खट्टर को, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री सहित पूरी कैबिनेट का इस्तीफा हुआ है, वो कहीं ना कहीं ये संकेत दे रहा है कि कहीं ना कहीं पूरी तरह से हरियाणा में पूरी सरकार का फेस जो है बदलने जा रहा है, चेहरा बदलने जा रहा है। और आपको बुल जी देखिए कि बस 6 महीने बाद ही चुनाव है। 4.5 साल का कार्यकाल इस सरकार का पूरा हो चुका है और नवंबर के आसपास मुझे लगता है महाराष्ट्र के साथ ही हरियाणा के चुनाव भी आगे पीछे होंगे। तो कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव भी हो जाए। इससे पहले मैं आपको एक और अपडेट दे दूं कि नया अपडेट ये है कि दीपेंद्र हुड्डा, जो कि हरियाणा के बड़े चेहरे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के बेटे हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनका एक ट्वीट आया। उन्होंने कहा कि सिरसा में 23 दिसंबर को, यानी कि 3 महीने पहले आज की घटनाक्रम पे उन्होंने रिएक्शन दे दिया था। उन्होंने लिखा, मैंने प्रदेशवासियों को बता दिया था कि बीजेपी जेजेपी में समझौता तोड़ने का घोषित समझौता हो गया है और इस बार बीजेपी के इशारे पर जेजेपी और आईएनएलडी वाले कांग्रेस की वोट में सेंध मारने अलग से फिर आएंगे। ये बात उनका दावा है कि 23 दिसंबर को सिरसा में लोगों से बात करते हुए उन्होंने कहा। दीपेंद्र हुड्डा की कुछ बोल भी रहे हैं, वो भी सुनिए आप। हो जाएगा, उसके बाद इस पे विस्तार से हम अपनी बात कहेंगे। लेकिन जो हरियाणा में जो सब हो रहा है वो हरियाणा के जन भावना के दबाव में हो रहा है और हरियाणा की जन भावना, जनता ने मन परिवर्तन का बना लिया है। हर वर्ग इस सरकार से नाराज़ है, निराश है और हरियाणा के जन जन से यही आवाज़ आ रही है कि हरियाणा में बदलाव तय है। अब ये जो सब हो रहा है उसी के दबाव में हो रहा है। क्या हो रहा है पूरा एक बार सारा घटनाक्रम हो जाए तब विस्तार पे उससे हम टिप्पणी कुछ करेंगे। तो कुल मिला के सभी विपक्षी पार्टियों में लगातार इस घटनाक्रम पर नजर बनी हुई है, क्योंकि 2019 का जब चुनाव हुआ था तो 30 सीटें 90 में जीत के आई थी कांग्रेस। जो नेतृत्व कर रहे थे वो दीपेंद्र हुड्डा के पिता भूपेंद्र हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री थे और उस वक्त ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि वो भी पूरी दमखम झोंके हुए थे कि उनकी सरकार बन जाए। जेजेपी अगर साथ आ जाती, लास्ट टाइम बातचीत में उनकी नहीं बनी लास्ट टाइम,
और बीजेपी से बात बन गई तो उनकी सरकार नहीं बन पाई। और जब कांग्रेस का दावा यह भी था कि अगर भूपेंद्र हुड्डा को फ्री हैंड दिया गया होता, जो तमाम वहां पर खेमेबाजी थी वो ना होती, तो शायद भूपेंद्र हुड्डा सरकार बना भी ले जाते। तो ऐसी स्थिति में दीपेंद्र हुड्डा ने फिलहाल अभी जवाब दिया कि पूरी घटनाक्रम पर हमारी नजर है, जो भी होगा उसके हिसाब से आगे फैसला लिया जाएगा। कुबुल जी, हम लोग बात कर रहे थे कि भाई दो जो चेहरे हैं, एक आपने बताया नायब सिंह सैनी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, और उनको बनाने से कैसे सैनी वोट और जो नॉन जाट वोट है वो कंसोलिडेट होगा, फिर से एंटी इनकम्बेंसी घटने का भी फायदा मिलेगा। और फिलहाल वो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, सांसद भी हैं, एक्टिव भी हैं, तो उनको बनाने से एक संगठन में मैसेज जाएगा पॉजिटिव, और इनको लोकसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है। दूसरा नाम संजय भाटिया का है, वो बड़ा चर्चा है, वो भी पुराने नेता हैं, एबीवीपी के बैकग्राउंड से हैं, तमाम जिले से लेकर प्रदेश महामंत्री तक रहे हैं, तमाम पद उनके पास संगठन के रहे हैं, और फिलहाल वो सांसद हैं कुरुक्षेत्र से, तो उनका भी नाम बड़ा जोर से चल रहा है। बेशक बात है, मैंने जैसे कहा कि जो हरियाणा की पूरी पॉलिटिक्स है उसमें ये दोनों नाम काफ़ी फिट बैठते हैं, और बीजेपी की राजनीति में भी फिट बैठते हैं, हरियाणा के साथ साथ बीजेपी की, क्योंकि जो जाट वोट बैंक है वहाँ पे बीजेपी की राजनीति जो है वो गैर जाट पॉलिटिक्स पे है। और जाट पॉलिटिक्स में बीजेपी इस बात को जान रही है कि जाट वोटों के लिए 3 लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं। इनोला है, इनेलो है, जो खासतौर से नेशनल लोकदल है, दूसरी चीज जो है वो जेजेपी भी है उसी जाट वोट पे, और कांग्रेस की भी राजनीति जो है हरियाणा में जाटों के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। बिल्कुल। तो मुझे लग रहा है कि अगर जो जेजेपी है और ये तीनों जाके जाट लड़ेंगे, ऐसे में जो जाट वोट, जो सत्ता विरोधी वोट है, क्योंकि आजकल जो वोट है वो 2 तरीके का है, एक सरकार बनाने वाला वोट है, एक सरकार को हटाने वाला वोट है। जो हटाने वाला वोट है वो 3 जगह बिखरेगा, और उसका जो फायदा है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सीधे तौर पे मिल सकता है। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी, खास तौर से दूसरी बात मनोहर लाल खट्टर की जहां तक बात है, मनोहर खट्टर को अगर जिस तरह से इस्तीफा हुआ है, अब मनोहर खट्टर अगर तीसरी बार वो शपथ लेते हैं तो अलग बात है, लेकिन जो अभी तक संभावना है उनके इस्तीफे होने की, क्योंकि सरकार बीजेपी ऐसे भी बना सकती थी, मनोहर लाल खट्टर का इस्तीफा नहीं होता तब भी सरकार बना सकती थी, वो उसमें से जेजेपी के मंत्रियों को हटा के अपने बहुमत साबित कर लेती विधानसभा में, तो मुझे लगता है बन जाती। लेकिन मनोहर लाल खट्टर का इस्तीफा ये संकेत साफ दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले अपने चेहरे को बदलने जा रही है। और बीजेपी का ये पैटर्न रहा है, जहां जहां उसको इस तरह की सत्ता विरोधी लहर की कहीं भी संभावनाएं दिखी हैं, चाहे वो उत्तराखंड हो, जहां उत्तराखंड में उसने 3 मुख्यमंत्री बदल दिए, गुजरात में तो पूरी सरकार बदल दी, कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदल दिया, और गुजरात में और वहाँ उत्तराखंड में बीजेपी का दांव जो है काफ़ी सफल रहा है। तो मुझे लगता है वही चीज़ को देखते हुए, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में 2019 के चुनाव में लड़ी और बीजेपी की सीटें घट गई, जबकि उससे पहले बिना फेस के, सीएम फेस के चेहरे से उतरी थी बीजेपी 2014 में, और पूर्ण बहुमत से ज्यादा सीटें हासिल करने में कामयाब रही थी। तो मुझे लगता है बीजेपी इस सारी चीजों को जोड़ गांठ रही थी और समझ रही थी। दूसरी चीज यह है कि यहां सबसे ज्यादा जो संकट में थी वो जेजेपी थी। बीजेपी जो है जेजेपी को एक भी सीट, लोकसभा सीट देने के लिए तैयार नहीं थी। जेजेपी चाहती कि हम सीट लड़ें। अब ऐसी स्थिति में लोकसभा चुनाव था, बीजेपी एक तरफ, जेजेपी और बीजेपी एक साथ सरकार में शामिल थे, दुष्यंत चौटाला, अगर ऐसे में वो अपने कैंडिडेट उतारते तो ये होता कि आप एक तरफ सरकार में है, दूसरी तरफ जो है उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, तो जो मैसेजिंग होती वो गलत जाती। और दूसरी तरफ ये है कि अगर आप कैंडिडेट नहीं उतारते तो क्या आप बीजेपी के लिए प्रचार करते, तो वहां भी वो मझधार में फंसे थे। तो इस पूरी पॉलिटिक्स में दुष्यंत चौटाला बुरी तरह से घिर गए थे। और मैं कह रहा हूं इस पूरे जो आप देखेंगे तो इसमें यही हुआ है, दुष्यंत चौटाला न घर के रहे न घाट के। आज की तारीख में जो 5-4 साल पहले किंग मेकर बन के हरियाणा की राजनीति में उभरे थे, वो कहीं ना कहीं सब कुछ खो दिया। आज उनकी राजनीति में देखिए, आप जिस बात कर रहे थे कि हरियाणा में पिछले दिनों जाटों के लेके, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो पहलवानों का आंदोलन हो, यहाँ तक कि जाट आरक्षण का भी एक आंदोलन रहा है, वो भी, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं नाराजगी बीजेपी के खिलाफ हैं, और जेजेपी के साथ में रहने से दुष्यंत चौटाला के खिलाफ भी ये चीजें पनपी हैं। और ये जो दुष्यंत चौटाला जो 10 सीटें जीत के लाए थे, एकदम नई पार्टी थी, युवा पार्टी थी, और पूरा जो उनको वोट मिला था वो बताते हैं कि जाट वोट ज्यादा था। बेशक बात है, क्योंकि उनके जो पिताजी हैं अब अजय चौटाला और उनके भाई अभय चौटाला, वो ओम प्रकाश चौटाला के सुपुत्र हैं दोनों लोग, और बड़ी लेगेसी है। आप देवीलाल में से देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व उप प्रधानमंत्री इस देश के, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री,
तो लंबी एक लेगेसी है, उस लेगेसी से निकल के आते हैं और पूरा वोट बैंक बीजेपी विरोधी एक तरीके से कह सकते हैं कि जेजेपी को मिला था। तो शुरुआत से ही वो खतरे के निशान पर थे, शुरुआत से ही वो विरोधियों के निशाने पर थे, अपने दादाजी, अपने चाचा जी के निशाने पर। चाचा अभय चौटाला से तो कई बार विधानसभा के अंदर उनकी बहस भी हुई और ऐसा कहा जा रहा था कि बीजेपी के साथ उनका नेचुरल अलायंस नहीं, जो एक नेचुरल अलायंस होता है वो नहीं है, क्योंकि उनका जो वोट बैंक था वो एंटी बीजेपी वोट ज़्यादातर था। तो ऐसे में ये चुनाव वैसे भी उनके लिए मुश्किल होता, इसीलिए वो दावेदारी कर रहे थे कि लोकसभा में कम से कम हमको समय अपना जो सीट है कम से कम 2 सीटें मिलनी चाहिए। इसके साथ ही तमाम और डिमांड भी कर रहे थे कि बुजुर्गों की पेंशन बढ़ा दी जाए, कुछ ऐसी डिमांड्स कर रहे थे ताकि जब वो विधानसभा चुनाव में उतरे तो ये बात कह सकें कि भाई हम सरकार में इसलिए थे ताकि आपके लिए काम कर सकें, मगर बातचीत नहीं बन पाई। अभी फिलहाल हरियाणा में, चंडीगढ़ में पूरा हरियाणा का जो विधायक दल है बीजेपी का, उसकी बैठक चल रही है। पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर, या एक्टिंग सीएम कह रहे हैं मनोहर लाल खट्टर, वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। नायब सिंह सैनी इस बैठक में मौजूद हैं। साथ ही 2 पर्यवेक्षक भेजे गए हैं। तरुण चुग जो कि राष्ट्रीय महामंत्री हैं बीजेपी के, उनको भेजा गया। साथ ही अर्जुन मुंडा जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, इन दोनों लोगों को पर्यवेक्षक बनाकर दिल्ली से चंडीगढ़ भेजा गया है। तो बैठक चल रही है। कहा जा रहा है कि अगले कुछ समय में सरकार बनाने का दावा बीजेपी पेश करेगी। मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पे अभी भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। 2 नामों पर हमने चर्चा की कि ये 2 नाम मुख्यमंत्री हो सकते हैं, संजय भाटिया या नायब सिंह सैनी, या तीसरा नाम अभी भी उनकी दावेदारी है, वो है मनोहर लाल खट्टर। वो भी हो सकता है कि सीएम पद की शपथ ले ले। तो इस घटनाक्रम पर लगातार हमारी नज़र बनी हुई है। तो आपको क्या लगता है कि ये सरकार मजबूती से टिकी रहेगी? देखिए, मुझे लगता है क्योंकि अब चुनाव में बहुत कम समय बचा ही है, मुझसे 6-7 महीने का बचा है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने जब तक जो है दुष्यंत चौटाला के साथ जो है सरकार को खींचना था वहां तक खींच ली है। अब ऐसा नहीं है कि अगर जो दुष्यंत चौटाला चले जाते हैं, निर्दलीय विधायक हैं, और जिस तरह से बीजेपी ने एक माहौल देश भर में क्रिएट किया है, आप देखिए कई चीजें बीजेपी ने इस वक्त लिया है, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा रहा हो या फिर जो अब सीए का आ गया हो। तो एक तरह से बीजेपी ने राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की जो पिच है उसको बहुत मजबूत तैयार कर ली है। अब बीजेपी को उत्तर भारत में किसी तरह के उसको लग रहा है कोई चुनौती मिलती नहीं दिख रही है। विपक्षी जो अलायंस है वो भी यूनाइट किस तरह से अभी तक भी अपने आप में जूझ रहा है, चाहे वो सीट शेयरिंग हो, तमाम चीज़ें। तो बीजेपी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट दिख रही है, खासतौर से नॉर्थ इंडिया की मैं बात करूंगा यहाँ पे। तो ऐसे में हरियाणा में उसको लग नहीं रहा था कि अगर दुष्यंत चौटाला से हम अलग हो जाएंगे। दुष्यंत चौटाला के साथ में रहने से बीजेपी को लग रहा था कि जाट वोट हमको ऐसे भी नहीं मिल रहा है, और वैसे में अगर हम उनको साथ में बनाए रखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे वोट बैंक में छिटकने का खतरा है। तो इसीलिए दुष्यंत चौटाला के साथ अलग होने का फैसला बीजेपी ने किया। उसके लिए पहले प्रश्न जमीन तैयार की कि दुष्यंत चौटाला खुद से अलग हो जाएं कि भाई हम 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, हम सारी सीटों लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। यहाँ तक कि जिस सीट से दुष्यंत चौटाला एमएलए हैं उस सीट से भी भारतीय जनता पार्टी जो है चुनाव लड़ने का दावा कर रही थी जी। और मुझे लगता है ये सारी चीजें तैयार हो गई थी। अब दुष्यंत चौटाला, क्योंकि दुष्यंत चौटाला भी भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बना के इतनी दूर तक का सफर तय कर लिए थे जहां से उनको लग रहा था कि अलग जाएंगे तो उनके साथ कुछ भी नहीं मिलेगा। तो क्योंकि ऑलरेडी जाट वोट पे वहां पे हुड्डा काबिज हैं, और जिस तरह से हुड्डा लगातार, और दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा रैलियां कर रहे हैं और उनके यहाँ भीड़ आ रही है, और जाटों का जिस तरह से उनके साथ जो है सोलिडेशन है, एकजुटता है, वो दिख रही है। ऐसे में दुष्यंत चौटाला, यहाँ तक कि इन्होंने दोनों की राजनीति जो है सियासी हंसिया में चली गई है। तो वहाँ पर मुझे लगता है कांग्रेस और बीजेपी के बीच 2 राजनीतिक ध्रुव में बढ़ गई है पूरी सियासत। ऐसे में दुष्यंत चौटाला को अपनी जो है राजनीति अकेले लड़ने में दिख नहीं रही थी, इसीलिए वो चाह रहे थे कि बीजेपी के साथ अगर अलायंस हो जाए और उन्हें 1 से 2 सीटें मिल जाए। हिसार सीट वो दावा कर रहे थे, अगर हिसार सीट मिल जाए तो वहाँ से वो अपने भाई को, दुष्यंत चौटाला जो है चुनाव लड़ना चाहते थे, दिग्विजय चौटाला को, ताकि वो संसद बना के अपने भाई को भी एडजस्ट कर सकें राष्ट्रीय राजनीति में। तो मुझे लगता है वो चीज़ जो है कहीं ना कहीं उनकी वो मंसूबे पे कामयाबी नहीं मिली, इसीलिए वहाँ से। और बीजेपी दरअसल अपनी राजनीति देख रही थी, वो ये नहीं देख रही थी कि हमारे सहयोगी का कितना हित है। बीजेपी को अपना भी राजनीतिक हित देखना है, और बीजेपी कहीं जाट को लेके जलती तो मुझे लगता है कि जो उसका अपना वोट है वो खिसक जाता। तो हरियाणा की सियासत में फिर बीजेपी के लिए जो 2014 में वापसी की है, मतलब पहली बार मजबूती के साथ, वो फिर वापसी के आसार खतरे में निशान पड़ रहा था।
क्योंकि बीजेपी ने उससे पहले कई सियासी प्रयोग करके हरियाणा में देख लिया था, वो हिट नहीं हुए थे। और यही एक कार्ड था जो बीजेपी में उसको मजबूती दिया है, इसीलिए बीजेपी। और दूसरी चीज़ आप देखेंगे, दुष्यंत चौटाला जो है वो नूह का घटना रही हो, उस समय वो अलग सुर बदल रहे थे, तो कई ऐसी चीज़ें थीं जिसकी वजह से दुष्यंत चौटाला का। लेकिन आज दुष्यंत चौटाला जहाँ पे खड़े हैं, मुझे लगता है इस पूरी राजनीति में सबसे ज़्यादा जो है सियासी चक्र में दुष्यंत चौटाला घिर गए हैं। बीजेपी आज निर्दलीय और तमाम जो है उनके साथ मिलकर सरकार बनाने की स्थिति में है, और दोबारा सरकार बनाने की जैसी बात आप कह रहे थे, निश्चित तौर पर बीजेपी अपनी सरकार बना लेगी। अब बीजेपी सरकार बनाती है तो खट्टर को रिपीट करती है या दूसरे सीएम को, वो उसकी अपनी है। लेकिन इस पूरी राजनीति हरियाणा में वो अपने आप को वहीं ले जाकर खड़ा रखना चाहती है जहां 2014 के समय खड़ी थी बीजेपी, और ताकि जो जो जाट वोट है वो उसके साथ मजबूती से एकजुट रहे। बिल्कुल एकजुट रहे, इसीलिए ये जो फिलहाल आप बदलाव देख रहे हैं, जेजेपी के साथ गठबंधन टूटना हो या फिर मनोहर लाल खट्टर का इस्तीफा हो, नई सरकार बनाने की पेशकश हो, ये सभी घटनाक्रम इसी के लिए, इसी को सुरक्षित, इसी वोट बैंक को सुरक्षित करने के लिए ही किया गया है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। बाकी फिलहाल जो अपडेट है वो ये है कि मनोहर लाल खट्टर इस्तीफा दे चुके हैं, उनका पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे चुका है। पूरा जो विधायक दल है वो चंडीगढ़ में है और वहाँ पर बैठक चल रही है। बैठक में मनोहर लाल खट्टर, दिल्ली से आए 2 जो प्रभारी हैं उनको भेजा गया है, तरुण चुग को और अर्जुन मुंडा को, वो भी बैठक में हैं, और तमाम बड़े नेता हैं। तो चर्चा चल रही है, कहा जा रहा है कि 5 बजे दोबारा शपथ हो सकता है। तो हरियाणा जहाँ के 3 लाल बड़े मशहूर हैं, बंसी लाल, देवी लाल, भजन लाल, फिलहाल ये 3 लालों का प्रदेश संशय में है। कौन होगा अगला मुख्यमंत्री, कौन बनाएगा नई सरकार, क्या विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ 6 महीने पहले हो सकते हैं, और क्यों टूटा जेजेपी के साथ गठबंधन, ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब देने का प्रयास हमने किया। जो भी अपडेट हरियाणा से जुड़े आगे अब हम तक आएंगे, आप तक हम ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।